जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सोनू भाटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप और उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। उत्तर प्रदेश के लेक्चर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उसमें मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75, और कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ कैसे कैसे सीमा साझा करते हैं, उन सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति, यह मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं, तो एक रिवीजन के तौर पर हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की लोकेशन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश जो है उत्तर भारत या उत्तर मध्य भारत में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% एरिया कवर करता है अकेला उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की और बात करें, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दिल्ली, और एकमात्र देश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का जो है अक्षांश विस्तार जो है हमारा, यह हमारा 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक है। अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार जो है इसका, यह है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट है। अक्षांश रेखाएं जो होती है हमारी पूर्व से पश्चिम खींची गई, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये अपने आप में एक वृत्त होते हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती है हमारी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तक खींचे गए, हमारी यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से इसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है, और उसी के जस्ट नीचे हमारी कौन सी लाइन है, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होते हुए जाती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होते हुए जाती है, जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है, जिसे हम 23.5 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। किसको, कर्क रेखा को। इसके जस्ट ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है 23 डिग्री 52 मिनट से। अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात करें, तो यहाँ पर बलिया है। और सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो कौन सा, हमारा सहारनपुर है। और सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो शामली, और सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से टच होने वाला एकमात्र जिला है, यानी हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का केवल एक ही जिला टच होता है, कौन सा है, सहारनपुर। अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर वास्तव में यहाँ पर है, इधर यूके यानी उत्तराखंड से, इधर हरियाणा से, और ऊपर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है केवल सहारनपुर से सीमा साझा करता है। हम अगर इसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करें, यानी जियोलॉजिकल दृष्टि से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक हिस्सा है। देखिए गोंडवाना लैंड महाद्वीप क्या है। पृथ्वी पर सबसे पहले एक ही महाद्वीप था, यानी पहले एक ही भूभाग था, जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया पेंजिया देखिए, एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वैगनर ने। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जितना भी भूभाग है, यह जो है तैरता हुआ प्रतीत होता है, और ये धीरे धीरे जो है खिसकता हुआ रहता है। तो उसी के तहत अगर हम बात करें इसकी, पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूट गया। एक तो था हमारा लॉरेशिया, और एक हमारा गोंडवाना लैंड। कौन सा, गोंडवाना लैंड। और भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर हम प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग की बात करें, प्रदेश का दक्षिण पठारी भाग कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से निर्मित है, यानी यह विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कौन सा, उत्तर प्रदेश का जो है दक्षिणी पठार जो है, कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। विंध्य क्रम की शैलों की बात करें तो इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट आदि शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव होता है, यानी जीवाश्म अवशेषों की कमी होती है। किनमें, विंध्य क्रम की शैलों में, जो कि निर्माण करती है किसका, दक्षिण पठार जो उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार, उसका। उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना के बारे में अगर हम आगे पढ़ें,
तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है शिवालिक श्रेणी है और दक्षिण में जो है विंध्य श्रेणी है और बीच की बात करें तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, जो कि प्लीस्टोसीन युग से अब तक अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है। अवसादों की बात करें तो अवसाद जो होते हैं हमारे, इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अवसाद। मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि के मिक्सअप को हम बोलते हैं अवसाद। अवसाद के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है 3 क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहला है हमारा उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, और मध्य में मैदानी क्षेत्र, और दक्षिण में हो जाएगा हमारा पठारी क्षेत्र। दक्षिण में पठारी क्षेत्र जो है हमारा बुंदेलखंड का पठार जो है वही यह क्षेत्र है। पहले उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन था वह 4 क्षेत्रों में था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के अलग हो जाने से यह 3 क्षेत्रों में रह गया। क्यों? क्योंकि पहले इसमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल था। उत्तराखंड में जो है पर्वत ही पर्वत है। उत्तराखंड के अलग हो जाने से यह भाग जो है केवल उत्तर प्रदेश जो है केवल उत्तराखंड के अलग हो जाने से उत्तर प्रदेश जो केवल 3 भागों में भौगोलिक विभाजन के तहत रह गया। हम अगर उत्तर प्रदेश में बात करें भाबर एवं तराई क्षेत्र की, देखिए भाबर क्षेत्र क्या होता है और तराई क्षेत्र क्या होता है। देखिए यह हमारा कोई पर्वत है, ठीक है। पर्वत से अगर कोई नदी आती है और जैसे ही पर्वत के जो है निचले हिस्से में वह प्रवेश करती है, जैसे धीरे धीरे निचले हिस्से में प्रवेश करती है और धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में आती है, तो वह जो निचला हिस्सा होता है और उसका थोड़ा मैदानी क्षेत्र जो होता है वहाँ कुछ कंकर पत्थर पाए जाते हैं। तो उस कंकर पत्थर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र। यह ऐसे क्षेत्र होते हैं क्योंकि कंकर पत्थर वाला क्षेत्र है तो यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होगी, यानी हम यहाँ पर जो है फसल वगैरह नहीं उगा सकते। और दूसरी चीज अगर इसमें हम ध्यान देने योग्य है, यहाँ से जो भी नदी प्रवाहित होती है यानी वह थोड़ी सी कंकर पत्थरों से होते हुए जाती है या इनमें जो है वह विलुप्त हो जाती है, या इनमें वह विलुप्त हो जाती है। हम अगर भाबर क्षेत्र की बात करें, पश्चिम में सहारनपुर से यानी सहारनपुर से और पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी है, आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर की पतली सी पट्टी भाबर एवं तराई क्षेत्र कही जाती है। देखिए इसके जस्ट नीचे तराई क्षेत्र है, पतली पट्टी है दो, ऑरेंज कलर में जो है भाबर क्षेत्र है और ब्लू कलर में आप देखेंगे तो है तराई क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र उत्तर में है जबकि तराई क्षेत्र जो है जस्ट नीचे यानी दक्षिण में है। देखिए इसकी बात करें अगर हम भाबर क्षेत्र की, यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश में फैला क्षेत्र है जिसका निर्माण जो है कंकर पत्थर यानी चट्टान वगैरह से हुआ है। आप इसमें लिख सकते हैं कंकर पत्थर या चट्टानों से हुआ है। गिरिपाद प्रदेश का मतलब हो गया हमारा यह जो क्षेत्र है, जैसे ही नदी जो है पर्वत के जस्ट निचले हिस्से में जो है प्रवेश करती है यानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हम उसको गिरिपाद प्रदेश बोलते हैं, जहां कंकर पत्थर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भाबर एवं तराई क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। देखिए नदियां विलुप्त हो जाती है, मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि कंकर पत्थरों में जो है वह नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं तथा जल चट्टानों के मध्य प्रभावित होता है। यह नदियां आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती हैं, यानी यह हिमालय हो गया, आप देख रहे हैं इमेज में, यह हो गया हमारा कंकर पत्थर वाला क्षेत्र भाबर क्षेत्र। और उसके बाद जो है यहाँ से निकल के यह जो है मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, किसमें? तराई क्षेत्र में आ जाती है। भाबर क्षेत्र कंकर पत्थर वाला क्षेत्र है तो मैंने बताया आपको कम उपजाऊ है। इस क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इस क्षेत्र के विस्तार की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र के अगर विस्तार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी आदि में यह क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा? हमारा भाबर क्षेत्र। भाबर के समांतर अब हम बात कर लेते हैं तराई क्षेत्र की। भाबर के समांतर यानी पैरेलल जस्ट उसी के नीचे कौन सा क्षेत्र है? हमारा तराई क्षेत्र। जब नदियां जो है पर्वत से निकली भाबर क्षेत्र में प्रवेश कर गई और जैसे ही तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है
तो यह जो है थोड़ा सा दलदली क्षेत्र होता है हमारा, यानी थोड़ा मैदानी क्षेत्र हो जाता है, कंकरी वाला क्षेत्र नहीं होता। भाबर के समांतर दक्षिण में नमीयुक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट हो जाती है, यानी नदियां जो है धरती पर प्रकट हो जाती है, दिखने लग जाती है, कंकर पत्थरों से जो है निकल के आ जाती हैं बाहर। यहाँ महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं, यानी जो छोटे छोटे कण यहाँ पर मिलते हैं पत्थरों के, यानी बहुत ही छोटे छोटे कण जो मिलते हैं हमें पत्थरों के यहाँ पर, यानी यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ जो है बहुत ही महीन कण होते हैं पत्थरों के। जब दलदली मिट्टी है, यानी यहाँ पर दलदली क्षेत्र है, तो दलदली मिट्टी भी पाई जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि यह कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान में तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना और धान की खेती की जाती है, और यहाँ पर जो है जूट की खेती भी की जाती है। इस दलदली क्षेत्र की हम बात करें तो इस दलदली क्षेत्र में रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे विषैले कीट हो जाएंगे हमारे, अजगर, मगरमच्छ आदि जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में। देखिए, यह मैदानी क्षेत्र जो है गंगा यमुना द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र है। इसके जस्ट उत्तर में तो हो जाएंगे हमारे कौन से? तराई और भावर क्षेत्र, और इसके जस्ट दक्षिण में हो जाएगा हमारा, दक्षिण में हो जाएगा हमारा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र इन दोनों के मध्य स्थित है कौन सा? मैदानी क्षेत्र, यानी भावर एवं तराई क्षेत्र ऊपर हो जाएगा, तथा दक्षिण के पठार क्षेत्र के बीच अवस्थित है कौन सा है हमारा? मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। हम इसकी बात करें, यह एक विस्तृत सामान्य समतल, यानी यह थोड़ा प्लेन एरिया है, और यहाँ की जो मिट्टी है वह उपजाऊ मानी जाती है, यानी उपजाऊ मैदानी भाग है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि गंगा यमुना यानी दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है, ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। अगर हम बात करें, यह क्षेत्र जो होता है गंगा यमुना एवं इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा बहाकर लाए गए कॉप, कॉप मतलब हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी, कीचड़, बालू आदि के निक्षेप से है बना हुआ होता है कौन सा? मैदानी क्षेत्र। यानी गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा यह क्षेत्र बनाया हुआ होता है, हम इसे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र ही बोलते हैं। और इसमें आगे बात करें, निक्षेपों की संरचना के आधार पर इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है, यानी इन्हीं निक्षेपों के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। भाग कौन कौन से हैं? वह भाग है हमारे, एक तो हो जाएगा हमारा खादर, एक हो जाएगा हमारा बांगर। हम अगर खादर क्षेत्र की बात करें, खादर क्षेत्र क्या होता है और बांगर क्षेत्र क्या होता है? देखिए, जब भी किसी नदी में बाढ़ आती है, ठीक है, ये हमारी नदी है, और बाढ़ वाला जो इलाका होता है जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पानी जाता है, और जब बाढ़ हल्की हो जाती है तो पानी वापस नदी में आ जाता है। जैसे पहले प्रभावित होता है ऐसे ही वो दोबारा ऐसे ही बहने लगता है पानी। तो बाढ़ वाले इलाके में जो है पानी वहां पर मिट्टी छोड़ के आया है, जो पानी है वहां पर मिट्टी छोड़ के आया है, हम उसी क्षेत्र को बोलते हैं खादर क्षेत्र। वहां की मिट्टी नई होती है और उपजाऊ होती है, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसे बोलते हैं बांगर क्षेत्र। तो बाढ़ का पानी तो आपको पता है वहीं पहुंचेगा जो थोड़ा क्षेत्र नीचा होगा, ऊंचे क्षेत्र में तो जाएगा नहीं। तो बांगर क्षेत्र जो है खादर क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा रहता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है खादर क्षेत्र कहलाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है नवीकरण, यानी नवीकरण होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी जो है बार बार वहाँ जमा होती रहती है, नई मिट्टी। तो इसी कारण ये प्रदेश जो है काफ़ी उपजाऊ रहते हैं। यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। यानी खादर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है नई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसकी ऊंचाई जो होती है अभी मैंने बताया है, खादर क्षेत्र की ऊंचाई जो होती है बांगर प्रदेश से थोड़ी कम होती है, क्योंकि बांगर प्रदेश में अगर बाढ़ का पानी जाता तो हम उसे बांगर प्रदेश क्यों कहते हैं, उसे खादर प्रदेश ही कहते हैं ना। तो जहाँ बाढ़ का पानी जा रहा है वहाँ खादर प्रदेश है, वहाँ वह पानी मिट्टी छोड़ के आ रहा है, नहीं वापिस आ जा रहा है नदी में, तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा? खादर क्षेत्र। वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है हमारी थोड़ी नई है। आप देख सकते हैं यहाँ इधर हमारा पर्वत है, इसके नीचे का क्षेत्र हो जाएगा भाबर, भाबर से आ जाएंगे हम इसमें तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र से फिर आ जाएंगे हम बिल्कुल अपने नदियों वाले क्षेत्र में।
तो नदी के आसपास के क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? एक तो हो जाएगा हमारा खादर और एक हो जाएगा हमारा बांगर, जो कि नदियों से थोड़ा दूर है और वहाँ की मिट्टी जो है थोड़ी कम उपजाऊ होती है। वहाँ की मिट्टी जो है थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, जहाँ बाढ़ आती रहती है उसे बोलते हैं हम खादर का क्षेत्र। अब हम बात कर लेते हैं बांगर क्षेत्र की। यह नदी के दूर वाला क्षेत्र होता है, मैंने भी लास्ट में बताया आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह हमारा कौन सा है? बांगर क्षेत्र। और इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती, जिस कारण यहाँ की मिट्टी जो है नवीकरण नहीं हो पाती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश बोलते हैं। और ये मैदान जो है, ये मैदान जो है ऊंचाई वाले होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच रहा है उसे बोलेंगे खादर क्षेत्र, और बांगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा, तो इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी पुरानी होती है। यानी खादर क्षेत्र की मिट्टी जो है नई होगी, नई जलोढ़ मिट्टी, और इसकी होगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है, और जहाँ पानी पहुंच रहा है और वापस आ रहा है हर साल, वहां पर अपनी मिट्टी छोड़ के आ रहा है, यानी तो उसे बोलेंगे हम खादर क्षेत्र। और नई जलोढ़ मिट्टी बार बार वहां पर जमा कर रहा है खादर क्षेत्र में। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण में पठारी क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में है ये हमारा पठारी क्षेत्र है। मैंने ऊपर बताया था आपको, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र दो हो गया, आपके बीच में हो जाएगा आपका मैदानी क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा आपका पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पठारी क्षेत्र में आता है, इसमें सबसे फेमस है बुंदेलखंड का पठार। यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। देखो जो मैदानी क्षेत्र है, बीच वाला जो मैदानी क्षेत्र है, बीच वाला जो मैदानी क्षेत्र है, इसके जस्ट नीचे का क्षेत्र है ये, यानी इसके जस्ट दक्षिण में है। और प्रायद्वीपीय भारत के, और प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार भी है। देखिए भारत का जो निचला हिस्सा है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा है। इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा है। और इसका उत्तरी विस्तार भी हम इसे मानते हैं, किसको? बुंदेलखंड के पठार को। इस पठारी क्षेत्र की एवरेज हाइट जो है कितनी है हमारी? 300 मीटर के आसपास है। और अगर बात करें इस पठार की दो फेमस पहाड़ियों की, कैमूर और सोनाकर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां पाई जाती है, जिनकी एवरेज हाइट है लगभग 600 मीटर, जो कि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। कैमूर और सोनाकर कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। याद रखना, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में फैली हुई है कैमूर और सोनाकर पहाड़ियां। हम अगर बात करें बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला की, इनका निर्माण जो है, इनका निर्माण आप करेक्शन कर लेना, प्री प्री कैम्ब्रियन युग काल में माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग काल में माना जाता है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में जो है हमारे, इस क्षेत्र में जो है हमारे लितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और गंगा का जो है दक्षिणी भाग जो है, और वाराणसी जिले का चकिया तहसील तक यह क्षेत्र जो है हमारा फैला हुआ है, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र हम जिसे कहते हैं। इस क्षेत्र की जो है फेमस नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स। इस क्षेत्र की फेमस नदियां हैं। अगर हम बात करें चंबल, बेतवा और केन की, इसकी ट्रिक है चबक। चबक की बात करें, जैसे चंबल वैसे जो हमारी बेतवा, कैसे हो जाएगी हमारी केन। यह जो नदियां हैं, ये तीनों नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की। याद रखना ट्रिक से, चबक किसकी है? यमुना की। और बाकी जो दो नदी है सोन और टॉन्स, सोन और टॉन्स किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की। और इस पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर कृषि हेतु कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो प्रमुख फसल है जो उगाई जाती है, चना, सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं, यानी मोटे अनाज की यहाँ पर फसल होती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, जो पठारी क्षेत्र माना जाता है, जिसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग काल से माना जाता है, बुंदेलखंड के पठार का और विंध्याचल पर्वतमाला का। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पहली वीडियो की तरह ही मैंने इस वीडियो को जो है थोड़ा सा अच्छा किया है।
तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी बच्चे को वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर उसे किसी बच्चे को कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए जो मैं नोट सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वह कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, और मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।